मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर BL भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंदर इकाई 4 में हम वायुमंडल की संरचना का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हम वायुमंडल की संरचना को एक तरह से दो भागों में बांटेंगे। एक पार्ट इसमें होगा गैसे का, गैसेस यानी गैस, और दूसरा इसमें होगा इसकी परतों से संबंधित। अब हमारे सामने प्रश्न उठते हैं कि भाई वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना। ये हमारी पृथ्वी के साथ ही क्यों लगा हुआ है ना। वायुमंडल में कौन सी भारी गैसें हैं, कौन सी हल्की गैसें हैं, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या उपयोग है ना। सममंडल कौन सा है, विषम मंडल कौन सा है ना। सौरमंडल की विशेषता, आयन मंडल की विशेषता, इस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर हम देते जाएंगे और हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि वायुमंडल है क्या। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के साथ इसके साथ टिका हुआ है। गैसों के अतिरिक्त निचली परतों में जलवाष्प और धूलिकण भी पाए जाते हैं। स्ट्रलर के अनुसार यद्यपि वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, परंतु इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक बताई जा सकती है। गर्मी को रोक कर रखने में वायुमंडल एक विशाल काचगर की भांति कार्य करता है, अतः पृथ्वी पर एक विशाल हरितगृह का काम करता है। देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को तो हम आयुर्विज्ञान कह देते हैं, और जब हम निचली परत का अध्ययन करते हैं तो उसे हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। और देखिए, वायुमंडल की जो वायु है ना, वो रंगहीन भी है, गंधहीन, स्वादहीन है ना, स्वादहीन है। इसकी उपस्थिति हम तब महसूस नहीं कर सकते, है ना, तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक पवन के रूप में नहीं चलती है। अब देखिए, वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। इसमें गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूलिकण का योगदान है। अब हम पहले बात करते हैं गैसों का। देखिए, वायुमंडल में 10 गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में 10 गैसें होती हैं। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन आदि हैं। वायुमंडल का 99% भाग केवल नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों से निर्मित है। शेष 1% भाग में सभी गैसें सम्मिलित हैं। वायुमंडल में भारी तथा हल्की गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें वायुमंडल की निचली सतह में पाई जाती हैं, और ऊपरी गैसें यानी ऊपरी परतों में जो है ना हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में गैसें और उनकी मात्रा को हम एक तरह से बात करते हैं। देखिए, भारी गैसें कितनी है, 4, और बाकी वाली गैसें कैसी, हल्की। भारी गैसें 4 कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। हल्की गैसें कौन सी हैं, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और जीनॉन। ठीक है, अब हम इन एक का उपयोग बात करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के उपयोग क्या है, कैसी है नाइट्रोजन की विशेषता बताइए। आपसे पूछे जाए तो आप क्या लिखोगे, आप बताओगे कि भाई ना इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में अधिक है। कितनी है नाइट्रोजन की, भाई 78.08, बहुत ज़्यादा है ना। दूसरा, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, परंतु मृदा में स्थिर हो जाता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। इसका मतलब आग पर नियंत्रण रखने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन। इसका दूसरा लाभ क्या है, देखो, आग पर नियंत्रण के अलावा ये क्या करती हैं कि पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण भी यही करती है, जो हमारे भोजन का आधार है ना। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। कौन से पौधे, लेग्यूमिनियस पौधे। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस
ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस मानी जाती है क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ये जलने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत और औद्योगिक सभ्यता का आधार है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में हम क्या नहीं कर सकते, ईंधन नहीं जला सकते, तो ईंधन में सहयोग करती हैं, है ना। और वैसे तो ओजोन के बारे में आपने सुना होगा, क्या जानते हैं ओजोन के बारे में? देखिए, ओजोन तो गैस तो क्या है, ये ऑक्सीजन गैस का ही एक विशेष रूप है, और क्या है। और ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर भी अति न्यून मात्रा मिलती, बहुत ऊंचाई पे तो हल्की गैस है। ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। ये वायुमंडल में कितना किलोमीटर पाई जाती है? देखिए, ओजोन जो है ना, वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली CFC है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। ओजोन गैस में सरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत को सरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर सहमति बनी है एवं इसके लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। अब बता सकते हैं सबसे भारी गैस कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, है ना। तो इसकी क्या विशेषता है, ये कैसे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है ना। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये सबसे भारी गैस है और यह इस कारण से सबसे निचली परत में मिलती हैं। यद्यपि ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं, तथापि इसका अधिकांश भाग धरातल के निकट ही है। वायुमंडल का केवल 0.03% भाग घेरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य है तथा पृथ्वी से परावर्तित होकर जाने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह काचघर या ग्रीन हाउस या पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती हैं। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होती है। सन 1900 के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। संभवतः यह मनुष्य द्वारा अपने बढ़ते हुए उद्योग धंधों के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि कार्बन युक्त ईंधनों को उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में जलाने के कारण हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है। अब आप जल वाष्प के बारे में क्या जानते हो ना, ये किस तरह से कंबल का काम करता है, इंद्रधनुष कैसे इससे बनता है। तो अपन बात कर रहे हैं जल वाष्प या वाटर वेपर की। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प हमारी जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है, यानी वाटर। वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा 2% है। जल वाष्प की मात्रा उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में अधिक तथा ध्रुवीय ठंडे एवं मरुस्थलीय शुष्क प्रदेशों में कम होती है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा कम होती है। वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित कुल जल वाष्प का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। जल वाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जल वाष्प के संघनन से वृष्टि होती है, अर्थात इसके कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वृष्टि होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल वाष्प इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जल वाष्प के कारण ही होते हैं। देखिए, धूलिकण यानी डस्ट पार्टिकल से आप क्या समझते हैं? देखिए, और ये किस तरह से आर्द्रता ग्रही केंद्र के रूप में कार्य करता है। देखिए, धूलि है ना, तो हम बात करते हैं धूलिकणों की। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये सूर्य के कारण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिक, राख व उल्कापात के कण शामिल हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल की निचली परतों में ही रहते हैं।
ये धूलकण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रताग्राही केंद्र बन जाते हैं जिन पर वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूलकण सूर्य ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण भी करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में इस प्रकार छाई लाली को प्रभात तथा गोधूली वेला कहते हैं। इससे धुंध और कोहरे का निर्माण होता है। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। अब हमारा जो बी पार्ट है ना, वायुमंडल की जो संरचना के अंतर्गत परतों का, जिसमें हम रासायनिक संगठन के आधार पर इनको दो भागों में बांटेंगे, समपटल और विषमपटल। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में ले पाएंगे। तो अभी हमने वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत किसका अध्ययन किया है? मात्र गैसों का अध्ययन किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके।